नमस्कार। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर गुप्त काल। जैसा कि आपने पढ़ा पढ़ा कि 275 से लेके 550 ईसा तक गुप्त काल था। गुप्त काल ने बहुत ही एक संगठित साम्राज्य का निर्माण किया और पूरा केंद्रीकरण रखा, पूरे भारत देश को लगभग भारत साम्राज्य को एक कर दिया। लेकिन 550 के बाद गुप्त काल का विघटन हो जाता है। कुछ नई शक्तियां आती हैं, हुण आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी भारत को एक नहीं कर पाते। अब ऐसे में शुरुआत होती है कुछ प्रांतीय राज्यों की, कुछ प्रांतीय छोटे राज्यों की शुरुआत होती है। विखंडन शुरू हो जाता है साम्राज्य का और कुछ नए राज्य निकल के आते हैं। ये गुप्त साम्राज्य के ही नींव पे बने हुए थे और इसमें बहुत सारे राज्य तो इनके सामंत ही शुरू करते हैं। जो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, ये इनके साम्राज्य के पतन होने के बाद स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और एक नए राज्य का गठन करते हैं। ऐसे ही कुछ राज्य हुआ करते थे गुप्त वंश के बाद जो नए राज्य हुए। इनमें से एक मैत्रक वंश था। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर कौन कौन से वंश थे। पहले तो एक मैत्रक वंश हुआ करता था। मैत्रक वंश बल्लभी इनका स्थान हुआ करता था, बल्लभी गुजरात में। और इसमें प्रमुख शासन हुए हैं, एक ध्रुवसेन नाम के शासन हुए हैं प्रमुख इसमें, और ध्रुवसेन प्रथम, घुसेन हुए, शिलादित्य प्रथम हुए। गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया। एक दूसरे ऐसे शासक हुए हैं मौखरी वंश से, मौखरी शासक हुए हैं, ये मौखरी वंश हुआ है। इनका शासन हुआ करता था कन्नौज में। आपने इनमें से एक राजा का नाम सुना होगा, हरिवर्मा, ईशान वर्मा। इन्होंने क्या किया था, हुणों को पराजित कर पूरे भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। इसमें एक तीसरा वंश है पुष्य भूति। इसमें एक तीसरा वंश मिलेगा आपको यहाँ, पुष्य भूति। इसका जो शासन हुआ करता ये थानेश्वर में हुआ करता था, थानेश्वर। फिर आगे चल के इसने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। तो इसमें एक शासक का नाम है सबसे बड़े हर्षवर्धन। हालांकि इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो योग्य शासक है हर्षवर्धन है, जिसको आगे चल के आप पढ़ेंगे ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। और इसमें हो जाएंगे एक चंद्र नाम के वंश भी हो जाएगा, जो गौड़ वंश भी कहा जाता है इसको। ये बंगाल में हो जाएगा, बंगाल में हो जाएगा। इसमें एक शासक हुआ है शशांक है, जिसका नाम कुख्यात है बोधि वृक्ष काटने के लिए। जहां पे बुद्ध ने तपस्या की थी, उस बोधि वृक्ष को इसने समाप्त कर दिया, काट दिया था। और थानेश्वर और कन्नौज से इसकी शत्रुता ही रही, लगभग हमेशा हमेशा शत्रुता रही इसकी। तो ये शासक काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम बहुत ज्यादा इतिहास में आता है। तो ये कुछ शासक हुए थे जो गुप्त काल के बाद, पतन के बाद नए राज्य आए अस्तित्व में। अभी इनके बाद हम देखेंगे जब आपका थानेश्वर का पतन होगा, हर्षवर्धन का पतन होगा, तब और छोटे छोटे राज्य आएंगे। और ये राज्य बहुत ही, जिसमें कश्मीर भी शामिल होगा। कश्मीर में हम देखेंगे लोहार डायनेस्टी और भी वंश देखेंगे। इसके अलावा कुछ राजपूत वंश अस्तित्व में आएंगे, राजपूत वंश को हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कुछ प्रांतीय वंश में, जैसे परमार वंश हो गया, प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए। इन वंशों को भी हम देखेंगे आगे चल के। चलिए तो बात करते हैं हम ये पोस्ट गुप्त पीरियड और अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी पूर्व मध्यकाल पर। पूर्व मध्यकाल, गुप्त काल के पतन होने के साथ ही पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद आप देखेंगे अरब आक्रमणकारी भी भारत में हमला करने लगेंगे। तो पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है। उत्तर गुप्त काल भी, इसके दो भाग हैं, एक उत्तर गुप्त काल है, ठीक है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं पहले हर्षवर्धन पर, हर्ष के एम्पायर पर। आप जानते हैं जो हर्षवर्धन था, ये पुष्य भूति वंश में पैदा हुआ था, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात ये उत्तर भारत के राजवंशियों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट शासक था।
और ये किससे संबंधित थे? वैश्य जाति से संबंधित थे। आपने गुप्तों को देखा वैश्य, और अब वर्धन वंश को भी वैश्य देख रहे हैं। तो आपने सत्ता का हस्तांतरण भी मेरे समझ से देखा होगा कि किस तरीके से ब्राह्मणों के हाथों से सत्ता क्षत्रियों के हाथों में गई और भी अन्य जातियों के हाथों में गई, आखिरकार वैश्य वर्ग के हाथ में भी सत्ता आई। तो ये आपने देखा। आगे चल के क्षत्रियों के हाथों में देखेंगे, फिर मुस्लिम शासक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये चीजें देखी। अब ये पुष्य भूति जो वंश था, इसके गुप्तों के साथ, ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, इनके संबंध भी हुआ करते थे। और हूणों के आक्रमण के बाद इन्होंने गुप्तों से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। हम भी तो बराबर हैं, हमने भी हूणों को रोका है, तो हम भी स्वतंत्र हो गए हैं। तो इस वंश में कुछ बहुत बड़े शासक भी हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए थे, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। इनकी एक पुत्री भी थी, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश से करवा दिया गया। आप समझ रहे होंगे कन्नौज का शासन कैसे मिला हर्षवर्धन को। मोखरी वंश से इसका विवाह करवा दिया गया ग्रहवर्मन के साथ। और आखिर में कुछ समय के बाद राज्यवर्धन जो थे, प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे, तो इनका शशांक के साथ युद्ध हुआ और शशांक के द्वारा इनको मार दिया गया। तो इस तरीके से हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली बहुत ही छोटी उम्र में। 606 ईसा में सत्ता संभाली इन्होंने 16 वर्ष की आयु में। और आखिरकार इन्होंने जैसे ही सत्ता संभाली, लगभग पूरे साम्राज्य को एकीकरण शुरू कर दिया। और ह्वेनसांग के द्वारा इनको शिलादित्य की उपाधि दी गई। ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में भारत देश आया था। शिलादित्य, ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था, फायान भी चीनी यात्री था। ह्वेनसांग अपनी एक किताब लिखता है, आइए ह्वेनसांग का विवरण देख लेते हैं। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो अपनी किताब में हमने जब फू कॉफी पढ़ी थी, किताब किसकी थी? वो फायान की। और ये किताब किसकी है? CU की। इस किताब में पूरा विवरण दिया हुआ है। इस विवरण के अनुसार इसने पूरा हर्षवर्धन उस कालक्रम को लिखा हुआ है जो उस काल की घटनाएं हुआ करती थी। इसको वर्तमान में शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि क्यों? क्योंकि ये बुद्ध का भक्त हुआ करता था और बुद्ध के ही बिहार देखने, उनमें शिक्षा लेने के लिए आया हुआ था। जबकि शाक्य मुनि आपने समझा था, हमने बुद्ध काल में बताया था, शाक्य मुनि भगवान बुद्ध को कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। लेकिन इसको भी शाक्य मुनि कहा जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी जैसे ऑप्शन आए उसके हिसाब से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हर्ष से संबंधित कुछ बातें थी। और इसके शासनकाल की बात करें हर्ष के, तो सबसे पहले तो इसने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय कन्नौज में शशांक का राज हो गया था। तो कन्नौज को इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और आखिरकार इसको राजधानी बना ली। क्यों कन्नौज पे ही शासन किया? और कन्नौज पे सब लोग शासन क्यों करना चाहते थे? क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का संघर्ष पढ़ेंगे कन्नौज को लेकर। क्योंकि गंगा यमुना के दोआब में हुआ करता था। आप जानते हैं गंगा यमुना के दोआब का होने का मतलब है एक बहुत ही उर्वरक भूमि, बहुत ही उपजाऊ भूमि अपने हाथ लगना, और इसमें बहुत सारी अच्छी फसल हुआ करती थी। इससे क्या है, राजस्व ज्यादा आया करता था और हर कोई चाहता था कि राजस्व ज्यादा आए। इसलिए कन्नौज को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रही। आप देखेंगे ये आपको जो कन्नौज का संघर्ष है ना, ये आपको आगे मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक और भी अलाउद्दीन और भी आगे समय में देखने को मिलेगा। हालांकि तब तो एकीकृत साम्राज्य की स्थापना कर दी थी मुस्लिम शासकों ने, तब वो समस्या नहीं थी, संघर्ष नहीं होगा। लेकिन इसको कन्नौज की जो पृष्ठभूमि है, इसको लेकर सब लोग उत्साहित आपको मिलेंगे। तो कन्नौज का कारण यह था क्योंकि ये गंगा यमुना का दोआब था, उपजाऊ मिट्टी कारण ये क्षेत्र अच्छी पैदावार देता था, इसलिए सब लोग संघर्ष करते रहे इसको लेके। तो आखिरकार इसने कुछ उपाधियां भी धारण की हैं जो हर्षवर्धन ने। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम माहेश्वर जैसी उपाधियां धारण की और विकेंद्रीकरण को भर दिया जो खाली हुआ था गुप्तों के काल में। चलिए आगे बात करते हैं। तो गुप्त के इसके साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसने साम्राज्य के विस्तार कैसे किया? लगभग इसने पूरे उत्तर भारत पे कब्जा कर लिया। लेकिन जब हम जानते हैं यहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। जब ये नर्मदा के नीचे आया ना, तो यहाँ पे चालुक्य राजा का शासन हुआ करता था। एक पुलकेशिन द्वितीय नाम के राजा है, बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं, बहुत ही वीर राजा हुए हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया और आखिरकार हर्ष और इनके बीच में युद्ध हुआ। और ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है
के जो हर्षवर्धन थे ये पराजित हो गए और आखिरकार इन्होंने अपना साम्राज्य उत्तर भारत ही रखा और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का ही साम्राज्य रहा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे हर्ष के प्रशासन की बात करें तो हर्ष ने एक बहुत ही सुगठित प्रशासन का निर्माण किया। इसने एक अच्छे मंत्री भर्ती किए और एक चतुरंगिणी सेना की स्थापना की इसने। तो ये हर्षकालीन प्रशासन भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। इसका उल्लेख खुद ह्वेनसांग ने किया हुआ है अपने ग्रंथ में। चतुरंगिणी कहा है हर्षवर्धन की सेना को ह्वेनसांग ने। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी खुद सम्राट हुआ करता था। ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया हुआ है। और इस काल में राज को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी, यानी भूमि आय का सर्वाधिक बड़ा साधन हुआ करता था। ये भौगिक नाम का एक अधिकारी हुआ करता जो कर वसूलने और पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने के लिए जाने जाते थे। ये अधिकारी हुआ करते थे। हर्ष और बौद्ध धर्म की बात करें हम तो हर्ष ने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है इसको काफी राजाश्रय दिया। महायान शाखा को काफी इसने सहायता की। तो इस काल में जो नालंदा महाविद्यालय था, नालंदा महाविद्यालय ये शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। तो इसको भी काफी उसने आश्रय दिया और काफी विकास किया, इसका विस्तार किया। तो इसके काल में दो ही विशाल केंद्र हुआ करते थे। एक तो अगर हम बात करें तो प्रयागराज हुआ करता था और दूसरा केंद्र हुआ करता था कन्नौज हुआ करते थे। शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, ऐसे ही याद रखिएगा। बाकी इस समय के साहित्य की अगर हम बात करें तो अगर इस समय के हम साहित्य की बात करें तो साहित्य के मामले में हर्षवर्धन खुद ही एक बहुत बड़ा साहित्यकार था। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाम की 3 पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा इसका जो कवि था बाणभट्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अपने हर्षचरित नामक ग्रंथ में बहुत सारे राजाओं का ग्रंथ वर्णन किया हुआ है। मौर्य हैं, उसमें गुप्त हैं। इसके अलावा इसकी एक और रचना थी कादम्बरी। कादम्बरी में एक सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य का हमें उदाहरण मिलता है, इसलिए इसकी ये किताब भी महत्वपूर्ण है। ये किताब भी महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट इनके कवि हुआ करते थे। इस काल में तो काफी साहित्य का विस्तार हुआ और ये इसमें से हर्षवर्धन की जो ये किताबें थी ना, ये नाटक हुआ करते, तीनों नाटक हैं ये। तो काफी विद्वान था हर्षवर्धन खुद भी। तो आगे चल के अब हम त्रिपक्षीय संघर्ष को देखेंगे यहाँ पे हर्ष के एम्पायर के बाद, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेके लगातार संघर्ष होने लगते हैं और इसमें बहुत सारे राज्य आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष पर। ये आप देख रहे हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक लोकेशन को लेके ये पाल शासक भी आक्रमण करते थे। दक्षिण की शक्ति, ऐसा पहली बार हुआ है। राष्ट्रकूट कहाँ के शासक थे? दक्षिण के शासक हुआ करते थे राष्ट्रकूट। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दक्षिण की शक्ति ने उत्तर भारत में आक्रमण किया था। ये इसके मामले में अद्वितीय बात है। ऐसी बात आपको पहले कभी नहीं देखने को मिली। हालांकि उत्तर भारत के राजाओं ने बहुत हमला किया दक्षिण भारत पे, लेकिन दक्षिण भारत के राजाओं ने कभी उत्तर भारत पे हमला नहीं किया, कभी रुचि का विषय नहीं कहा। लेकिन राष्ट्रकूट ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने कन्नौज को हासिल करने के लिए हमले किए यहाँ पे और युद्ध भी किए। और एक और थी यहाँ पे राजा प्रतिहार, जिनका शासन इस तरफ हुआ करता था पश्चिमी भारत में। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों ही राजाओं ने कन्नौज को लेकर खूब आक्रमण किए, जिसमें से अलग अलग राजा हुए हैं। इसमें पाल शासक का उल्लेख करना एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धर्मपाल नाम का शासन हुआ करता था, जिसने विक्रमशिला नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट के शासक हैं, मतलब दक्षिण पूर्व के शासक हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया में हुआ करते थे, बौद्ध हुआ करते थे ये, तो इनको एक जमीन भी दान दी थी और बौद्ध विहार बनाने के लिए धर्मपाल ने। तो इसके लिए इसका काफी उल्लेख मिलता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। और भी बहुत सारे शासक हुए यहाँ पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासकों में आप गोपाल का नाम ले सकते हैं। गोपाल
इसने इसको मुख्य राजा माना जाता है जिसने पाल वंश की स्थापना की। धर्मपाल हो गया। इसके बाद देवपाल नाम का एक राजा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसने कई बार आक्रमण किया और कन्नौज को हासिल करने की कोशिश की। इसके अलावा एक महिपाल प्रथम नाम का राजा हुआ है। ये सब कन्नौज के युद्ध में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। और देवपाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने कन्नौज को जीत भी लिया था। इसके शासनकाल में एक अरब यात्री था सुलेमान, ये भारत आया हुआ था, इसलिए इसका जिक्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बंगाल के आसपास जो एरिया था यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। इसके बाद में पाल वंश के पतन के बाद यहाँ पे एक सेन वंश की नींव पड़ती है। यहाँ पे सेन वंश की स्थापना होती है, ठीक है, याद रखिए ये सारी बातें। चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रकूटों पे बात करते हैं। तो पहले हम प्रतिहार वंश की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। इसमें एक मुख्य शासक हुआ है नागभट्ट प्रथम हुआ है। इसने अरबों तक से लोहा लिया था। इसमें वत्सराज हुए हैं, मेहर भोज प्रथम हुए हैं। मेहर भोज आप याद रखिएगा, 2 भोज हुए हैं, एक परमार शासक हुए हैं राजा भोज और एक हुए हैं मेहर भोज प्रथम। तो ये मेहर भोज और राजा भोज दोनों अलग अलग हैं। मेहर भोज है प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के और राजा भोज है परमार वंश के। इनका मध्य प्रदेश में शासन हुआ करता था परमार वंशीय का, ठीक है। ये 2 राजा हुए, कंफ्यूज मत होइएगा। और तो ये इसके बाद एक महेंद्रपाल नाम के राजा हुए हैं। महिपाल प्रथम यहाँ भी हुए हैं, जबकि महिपाल आपने पाल वंश में भी देखे थे, ठीक है। तो ये कुछ वंश है जो संबंधित है प्रतिहार वंश से। इन्होंने सबने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात प्रतिहार शासकों की है कि इन्होंने जो पश्चिम से आक्रमण हुआ करते थे भारत में, इन पश्चिमों को आक्रमण को रोका। ये इसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है प्रतिहार शासकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और वंशों पर। तो आइए अब बात करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था और इन्होंने जो दक्षिण भारत था, जिसमें महाराष्ट्र का आप क्षेत्र देख सकते हैं, इस पे काफी अच्छे तरीके से इन्होंने शासन बनाया हुआ था, आधिपत्य दिया। और ये बड़ी सहिष्णु शासक हुआ करते थे। इसमें से कुछ शासक शैव रहे और कुछ जैन भी रहे, लेकिन उन्होंने हर धर्म के लोगों को बहुत ही मदद की, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। सब धर्मों के लोगों को बड़े ही सहिष्णु दृष्टि से देखा इन्होंने। इसके बारे में उल्लेख मिलता है, एनसीईआरटी में भी मिलता है। तो ये दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन था। इसमें दंती दुर्ग नाम का एक शासक हुआ करता था। इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा इनकी भाषा क्या हुआ करती थी, कन्नड़ भाषा हुआ करती थी। तो ये पूरा रीजन इन्हीं का था, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वगैरह का पूरा रीजन इन्हीं का हुआ करता था। दंती दुर्ग ने क्या किया था, मालवा पे भी अभियान किया था और मालवा को भी जीत लिया था इसने। प्रतिहारों और मालवा को भी जीत लिया था इसने। इसमें एक और शासक हुआ, अमोघ वर्ष हुआ है। अमोघ वर्ष वीरनारायण की उपाधि इसने धारण की थी और इसने खुद ही एक कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ की रचना की है। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की है इसने, कन्नड़ भाषा में रचना की है। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय नाम का एक और राजा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसने कन्नौज पे अधिकार भी किया था। इसके समय अल मसूदी नाम का एक विदेशी यात्री भारत आया हुआ था, इसके लिए यह महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे ही एक राजा हुआ है कृष्ण तृतीय, इसमें हुआ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण था। इसमें कृष्ण तृतीय भी महत्वपूर्ण था इसमें। और अंतिम में क्या हुआ, चालुक्य राजा तैलप तृतीय ने इसके अंतिम शासक को हरा दिया और आखिरकार राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति हुई। 974 से 75 की घटना है। आप इसमें समय पीरियड के हिसाब से ऐसे याद रखिएगा। 975 में जो राष्ट्रकूट वंश था ये चालुक्य वंश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तैलप द्वितीय नाम के राजा के द्वारा, ठीक है। ये आपके लिए राष्ट्रकूट वंश की जानकारी हो गई। चलिए अब हम एक और देख लेते हैं इसमें। तो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा कि कैसे राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और इन सब ने मिलके इस पे कब्जा करने के लिए, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए संघर्ष किया। और आखिर में इनका जब पतन होता गया तो ऐसे में
इन बड़ी शक्तियों के पतन के बाद प्रतिहार और बंगाल में पाल के पतन के बाद कुछ नई शक्तियों ने जन्म दिया, कुछ नए साम्राज्यों ने जन्म लिया, नए राजाओं ने जन्म लिया, जिसमें शामिल है आपके कुछ चंदेल हो जाएंगे। चंदेलों का शासन बुंदेलखंड में हुआ करता था। इसमें एक राजा हुआ करता था विद्याधर। ये बहुत महत्वपूर्ण राजा है क्योंकि इसने महमूद गजनी जो था एक आक्रमणकारी, इस महमूद गजनी के लिए को रोकने के लिए एक हिंदू राजाओं का संघ बनाया हुआ था और उसका प्रतिरोध भी किया। तो चंदेल का विद्याधर राजा महत्वपूर्ण था इसमें। ऐसी ही एक पाल डायनेस्टी हुई है, परमार डायनेस्टी हुई है। परमार में राजा भोज नाम के एक महान विद्वान राजा हुए, मध्य प्रदेश से संबंधित थे, मध्य प्रदेश में इनका शासन हुआ करता था। ऐसे ही कुछ और अन्य राजा हुए आप देखेंगे, जिसमें चौहान हो जाएंगे, चहमान भी इनको बोला जाता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का भी नाम आता है, जिसने आगे चल के मोहम्मद गोरी को हराया था। वो खुद भी हार गया था दूसरे युद्ध में। तो चहमान हो गए, पृथ्वीराज हो गए, और ऐसे तमाम वंश आते हैं जो राजपूत से संबंधित थे। इन वंशों के पतन के बाद, पाल प्रतिहार और बड़ी शक्तियों के पतन के बाद, इसी में आप देख सकते हैं कश्मीर के वंश भी देख सकते हैं कश्मीर में। तो ये तात्कालिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, उत्तर गुप्त काल, याद रखिएगा। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं चालुक्य और पल्लव वंश पर। चालुक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है क्योंकि आप जानते हैं हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और इन्होंने खुद ही वातापी की चालुक्यों का उल्लेख किया हुआ है। तो चालुक्य वंश की कई सारी शाखाएं हुआ करती थी। आप देखेंगे 6ठी सदी से लेके, आप देखेंगे 6ठी सदी से 8वीं सदी तक आपको चालुक्य वंश की कई सारी शाखाएं मिलेंगी। इनका पूरा दक्षिणापथ पे आधिपत्य रहा है, दक्षिणापथ पर इनका पूरा आधिपत्य रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जिसमें से वातापी की चालुक्य तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। इसमें गुजरात, ये हो जाएगा अनहिलवाड़ के चालुक्य, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, मूलराज प्रथम ने गुजरात में इसकी नींव डाली थी। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसके तैलभ द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, तैलभ द्वितीय ने कल्याणी की चालुक्यों की स्थापना की थी। और इसके बाद में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है वातापी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य, इनको बादामी भी बोला जाता है, चालुक्य वंश। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण थे। पुलकेशिन द्वितीय इसी संबंधित थे और ये बहुत ही ऐहोल इनकी राजधानी हुआ करती थी, ऐहोल इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम बात करेंगे पल्लव शासकों के बारे में। पल्लव शासक दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इस वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु जी। सिंह विष्णु, ये कौन से सन की बात है, ये लगभग 565 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य की बात है। तब यहाँ पे हुआ करता था, पल्लव वंश का शासन हुआ करता था सुदूर दक्षिण में। इसमें आप देखेंगे सिंह विष्णु के राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी जी, इनका आपने नाम सुना होगा क्योंकि इनकी एक किताब का नाम है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम इनकी एक किताब का नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, महाकाव्य भी ये। तो ये इन्होंने एक किताब लिखी थी, फिर इनका उत्तराधिकारी होता है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, आपने महेंद्र वर्मन शैली के बारे में भी सुना होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम होता है इसके बाद। और बहुत सारी आर्किटेक्चर, बहुत सारी संरचनाओं को जन्म दिया जाता है पल्लव शासन में। आप देखेंगे महाबलीपुरम की, आपने एक लोकेशन के बारे में सुना होगा, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम भी इसको बोलते हैं। इसमें आपने रथ मंदिर सुने होंगे, जो एकाश्म मंदिर होते हैं। चीन के राष्ट्रपति भी 2018 में यहाँ पे आए थे क्योंकि पल्लव वंश ने एक बार चीन की मदद की थी सेना भेजकर, तो इसलिए इसका काफी बड़ा महत्व है। तो रथ मंदिर है यहाँ पे, ये एकाश्म मंदिर है और पांडवों के नाम पर है ये मंदिर, पांडव के नाम पर ये मंदिर है। तो ये एक ही पत्थर से बने हुए हैं, इसलिए इनको एकाश्म मंदिर कहा जाता है। तो ये आपको मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आर्किटेक्चर संबंधित होते हैं। ये पल्लव राजाओं के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। तो आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम एक बहुत महत्वपूर्ण राजा इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने
मत्स्य विलास प्रहसन नामक एक काव्य की रचना की थी। मत्स्य विलास प्रहसन नाम के काव्य की रचना की थी। आर्किटेक्चर और या फिर कला समझे तो इसकी बहुत सारी पद्धतियां इन्होंने उद्घाटित की हैं। मत्स्य विलास प्रहसन एक नाटक हुआ करता था, याद रखिएगा, जिसमें कापालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग्य कसा गया है। ठीक है, भिक्षुओं पर व्यंग्य कसा गया है मत्स्य विलास प्रहसन में। और इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम एक और मुख्य राजा है इसमें। नरसिंह वर्मन प्रथम, इस राजा के शासनकाल में ह्वेनसांग गया था यहाँ पे, ह्वेनसांग। तो इसने ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया हुआ है कांचीपुरम का। कांची गया था। कांचीपुरम हम जानते हैं पल्लव राजाओं की राजधानी भी हुआ करती थी कांचीपुरम। ये यहाँ के मंदिर है कुछ, आप देख लीजिए। तो कांचीपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो काफी महत्वपूर्ण है पल्लव राजा। इसके तरीके से हमने पूर्व मध्यकाल और जो गुप्त काल के बाद का काल होता है उसको हमने कवर किया है। और इसके बाद हम आगे चल के मध्यकाल में आ जाएंगे और पूरा सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत से हम शुरुआत करेंगे। तो आपने इस लेक्चर में गुप्त काल के बाद जो भी कुछ हुआ, चाहे वो हर्षवर्धन का राज्य हो, चाहे दक्षिण भारत में चालुक्यों का राज्य हो, पल्लवों का राज्य हो, हमने सबके बारे में पढ़ा। हमने कैसे पढ़ा राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार राजाओं ने कैसे कन्नौज जैसी लोकेशन को कैप्चर करने के लिए लगातार युद्ध किए, आक्रमण किए। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, इसलिए भी आक्रमण हुए। तो आगे चल के यही जो बड़े साम्राज्य थे, 3 छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ गए, जिनमें परमार हो गए, चंदेल हो गए, बुंदेले हो गए, और भी बहुत सारे राजा हो गए तमाम प्रकार के, जिसमें जयचंद्र का भी वंश आ जाएगा। तो कई सारे राजा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। अब इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे हम मध्यकाल में। नमस्कार।